30 करोड़ की डकैती की वारदात मेरे पस मंज़र में यहाँ हुई, जहाँ रक्षा खड़ा है। यहाँ वैन रोकी, कैश वैन, होटल पे चाय पीना चाहते थे। यहाँ से जब गाड़ी रोक के, कोई एसओपी नहीं है किसी भी सिक्योरिटी का, एजेंसी का, कि वो गाड़ी में कैश हो तो वो जो है उसको किसी जगह रोकें, सिवाय उस जगह के जहाँ पर उन्होंने कैश डिलीवर करना होता है। यहाँ पर इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद चाय पीने के बहाने ड्राइवर वो पीछे चला गया, जहाँ कुछ छालियाँ वगैरह लेने के लिए, जो वो मुलव्वस लग नहीं रहा, क्योंकि चीफ क्रू जो था उसने ये वारदात डाली थी इस डकैती की। और उसके बाद मुल्ज़मान ने क्या प्लानिंग की, क्या किया, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ जोहराबाद यासीन गुजर, उनसे पूछते हैं। यासीन साहब, ये बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ? ये 12 तारीख की बात है, जुम्मे का दिन था। तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे, 9:30 बजे मुझे इतला मिली, मेरी मोबाइल वहाँ से गुजर रही थी। तो जो कैश वैन थी वो मेरे इलाके में पकवान सेंटर के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से कोई लेके आई है गाड़ी और हमसे पैसे लेके चले गई है। इस वारदात पे फौरी तौर पे मैं पहुँचा, अफसरान बाला को बताया और इस जगह इसका मुकदमा क्या दर्ज हुआ था? इसका मुकदमा 382 है, 408 है और 442 है, 34। मुल्ज़मान कौन कौन थे इसमें? मुल्ज़मान का चीफ क्रू था वाजिद। असल में प्लानिंग ये हुई कि जो एसओपी होती है इन गाड़ियों की, वो एसओपी ये होती है कि जब गाड़ियाँ कैश लेके जाती हैं तो उसी बैंक पे जाकर रुकती हैं जहाँ इन्होंने पैसे डिलीवर करने होते हैं। वो बैंक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस जगह वो आके, जो वहाँ का चीफ क्रू था वाजिद, उसने इनको तकरीबन 8-10 मरतबा इसी जगह पर रोका है और चाय पिलाई है। नाज़रीन, टोटल फोकस वाजिद अली इस वारदात में, और पुलिस उसी घेरे में घूम रही थी। वाजिद के बारे में पता चला कि वो इलाका गैर चला गया। 20 करोड़ रुपए की रकम कैसे बरामद की, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। हम चलते हैं अभी डीआईजी वेस्ट जोन में, डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच के पास। उनसे जाके मालूम करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरी टीम के साथ जो है वो मुल्ज़मान का सुराग लगाया। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं डीआईजी वेस्ट जोन ऑफिस में, और यहाँ डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 30 करोड़ की डकैती में मुलव्वस मुल्ज़मान का सुराग लगाने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया गया और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी कैसे हुई। जी, ये जैसे आपको पता होगा कि ये 12 जून का ये वाक़या था, और मैं समझता हूँ कि कराची की सबसे बड़ी रिसेंटली जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें सबसे बड़ी वारदात हम कह सकते हैं, जिसमें एक पूरी कैश वैन को उन्होंने लूटा और इसमें तकरीबन 30 करोड़ की रकम मौजूद थी। तो इसमें जो इनिशियली हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो तो उन्हीं का एक गार्ड मुलव्वस था, और जिस तरह मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो जो गार्ड था वो अक्टूबर-नवंबर से सिक्योरिटी कंपनी में आया, उसने सारी रेकीज़ की और फिर एक गैंग ने पूरा इसके ऊपर काम किया और ये सारी वारदात उन्होंने की। तो एक जो सीसीटीवी कैमरा जो उस गाड़ी में लगी हुई थी वो उसको डिसेबल करने में वो उनसे गलती हुई, जिससे हमें ये सुराग मिला कि गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो बंदा हमने बाद में पकड़ा वो कहीं पे भी मंजर आम पे नहीं आ रहा था, और वही गैंग का सुरगना था। और उसको फिर हमने पास्ट में जितना हमने 2 साल 2.5 सालों में जितना हमने एक सीसीटीवी का जाल हमने पूरे। मतलब ये जैसे मेन तो वाजिद अली था जो जिसके बारे में आपने बताया, पुलिस उसी को फोकस कर रही थी, जैसे कि मुकदमा दर्ज हुआ या दीगर लोग थे वो तो ब्लाइंड थे। असल जो मुल्ज़म अभी पकड़ा गया इस तक कैसे पहुँचे जो आप बता रहे थे? जी हाँ, वो जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड उसमें वाजिद अली मेन जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा था, लेकिन जो मेन इसमें जो किरदार है जिसको अभी हमने पकड़ा है, अली लंगड़ा, वो कहीं पे भी सीसीटीवी में नज़र नहीं आ रहा था। उसको फिर हमने यहाँ पे एक पूरा एक जाल बनाया हुआ है वेस्ट जोन में एक कैमरास का। वो ये है कि अभी तक क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हमारे वेस्ट जोन में अभी तक नहीं है, उसकी रीच नहीं है वहाँ पे, तो हमने पिछले जो 2-2.5 सालों से हमने इसके ऊपर काम ये किया है कि जितने भी हमारे पास मार्केट्स हैं उनके ऊपर हमने प्राइवेट कैमरास हमने लगवाए हैं, और उसका हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक बनाई हुई है उसकी, जिसको हम मॉनिटर भी करते हैं।
और एक पूरा हमने एक कैमरे तो लोगों के प्राइवेट हैं, जो उनकी अपनी जो दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, घर हैं, या दफातर हैं, या गलियां हैं, वहाँ लगाए हुए हैं। तो एक आपने अपने पास एक सेटअप उसका किया हुआ है? जी हाँ, उसका सेटअप हमने पूरा किया हुआ है और हमने हर थाने में एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया हुआ है। जहाँ पे भी कोई भी वारदात होती है उसको पता है कि हमने उस थाने की हद में कितने कैमरास लगाए हुए हैं और वो फिर उन कैमरास के ज़रिए उस वारदात को ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें भी जो इस स्पेसिफिक वारदात की हम जिसमें बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारे कम से कम 35 ऐसे फोकल पर्सन्स थे जो कैमराओं पे काम कर रहे थे और उन्होंने जितने भी कैमरास हमने पास 2 सालों में लगाए हुए हैं उनको उन्होंने फिर सर्च किया है और उन कैमरास के ज़रिए से फिर इस बंदे की तरफ पहुँचे, क्योंकि इस जो वारदात में एक डबल केबिन विगो इस्तेमाल हुई थी उसकी एक हल्की सी झलक जब उन्होंने वारदात की तो उस वक्त हमें नज़र आई। ये तो इरफान साहब बहुत फुटेजेस हुई होंगी, अंदाज़ा है कोई पूरे अगर वेस्ट जोन के हज़ारों की तादाद में फुटेज आई होंगी आपके पास? जी हाँ, इसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हमने फुटेजेस को हमने मॉनिटर किया, देखा उसको, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि ये जो रूट है ये किस तरह उन्होंने लिया, कहाँ पे ये गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5 से 8 दिन पूरे हमारे जो लड़के थे, हमारी जो टीम थी, जो फोकल पर्सन से बेसिकली उन्होंने इसके ऊपर काम किया, टेक्निकल जो लोग थे उसके उन्होंने इसके ऊपर काम किया। फिर एक गली में एक जो हमारा कैमरा लगा हुआ था, जो प्राइवेट कैमरे लगे हुए थे हमारे, उसमें ये विगो गाड़ी जो है वहाँ पे हमें नज़र आई और फिर उस गली में जाके फिर हमने इंफॉर्मेशंस पैदा की और लोगों को इम्प्लांट किया। वहाँ पे फिर इस बंदे तक हम पहुँचे। उसका घर वहाँ पे था और वारदात के बाद फिर हमें पता चला कि इसके मुख्तलिफ 2-3 घर और भी हैं, क्योंकि इसने 3 शादियाँ की हुई थी तो 3 घर इसने रखे हुए थे और फिर कैश भी इसने मुख्तलिफ जगहों पे उसने डंप किया हुआ। तो फिर हमने उन जगहों पर रेड किया और कैश हमने वो बरामद किया। इसमें जो बाकी इनके साथी थे उनके बारे में क्या कोशिश हुई हैं, या जो मरकज़ी मुलज़म था वाजिद, उसके हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक की हुई? देखिए, ये एक बहुत बड़ा गैंग है, एंटरप्रेन्योरशिप गैंग है और बदकिस्मती से इनका जो ताल्लुक़ है वो सारा का सारा पारा चिनार से है। और आपको पता है कि पारा चिनार रिसेंटली एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, वहाँ पे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट रहा है वहाँ पे। तो ये जो गैंग है उस सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट का भी फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा इस तरह उठाती है कि वहाँ पे जब ये वारदात की तो उन्होंने ऐसा टाइमिंग ऐसी ढूंढी उन्होंने कि इमीडिएटली बाद मुहर्रम शुरू हो गया और पारा चिनार में बहुत ही यानी कि सेंसिटिव मुहर्रम होता है, तो पुलिस इस तरह एक्टिवली वहाँ पे रेड्स वगैरह और ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकती थी। तो ये बाकी जो सारे लोग हैं, एक तो ये जो मेन आदमी है वो तो यहाँ का है, लेकिन जो बाकी सारे 8-7 लोग बाकी जो हैं वो फिर पारा चिनार भाग गए। हमने टीमें वहाँ पे भी बेची हुई हैं, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि बाकी सारा गैंग जो है वो पारा चिनार से है और ये पहली उनकी वारदात नहीं है, बल्कि उन्होंने पहले कोयटा में वारदातें की हैं, पेशावर में वारदातें की हैं, कराची में वारदातें की हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप गैंग है जो टारगेट करता है बैंक्स को और बैंक के अंदर भी वारदातें करता है, बैंक्स के वॉल्ट्स को भी ये डीसील करके उनसे भी वारदातें करते हैं, कैश वैन्स को लूटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इरफान साहब, कराची में पहले भी जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो उनके लोग मुलव्वस रहे हैं बैंक लॉकर तोड़ने में और वारदातों में, तो ये कंपनी ऐसे बदनाम लोगों को कैसे रख लिया क्या, और आइंदा के लिए इससे बचाव के लिए कोई तरीकाकार वज़ह कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ है उनका जो मैकेनिज़्म है वो इतना अच्छा नहीं है। पास्ट में हमारे वेस्ट जोन में 3 ऐसे केसेस हुए जिसमें जो गार्ड्स थे उन्होंने इनोसेंट लोगों को मार दिया, यानी एक यूट्यूबर को उन्होंने मार दिया, फिर एक सेरेना मार्केट थी उसके बाहर उसको बगैर किसी वजह के। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली जो गार्ड्स भर्ती हो रहे हैं उनका सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता क्या है वो मेंटली ठीक है कि नहीं है। अच्छा, फिर उनको इतने हैवी वेपन्स दे देते हैं लोग और किसी के पास क्लाशनकोफ भी तक है, रिपीटर्स हैं जो किसी भी वक्त इस्तेमाल करके किसी को भी मार सकते हैं। और ये है कि उनकी जो रिक्रूटमेंट के जो तरीका है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के लोग इन सिक्योरिटी कंपनीज़ में भर्ती होते हैं और भर्ती हो के फिर होते तो वो गैंग्स के मेंबर हैं, वो भर्ती हो जाते हैं और भर्ती हो के फिर वो अपनी वारदातें करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पहलू तो है जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। दूसरा ये बताइएगा कि इस तरह की जो वारदातें हुई हैं उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, क्या ये पहले भी किसी वारदात में मुलव्वस रहे हैं या गिरफ़्तार हो चुके हैं? जी हाँ, ये जो हमने अली लंगड़ा पकड़ा है ये तो पहले 8-10 केसेस में पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और जो बाकी लोग भाग गए हैं वो भी कोई 10 केसेस में कोई 12 केसेस में इन्वॉल्व है और काफ़ी इसमें पीओज़ और एब्सकॉन्डर भी हैं। तो ये काफ़ी केसेस में पहले भी रहे हैं, काफ़ी इनकी बड़ी वारदातें हैं पहले भी।
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, डीआईजी वेस्ट जोन हमें तफसीलात बता रहे थे। इस केस से जुड़ी मज़ीद बहुत दिलचस्प बातें हैं। हम अभी एसएसपी जो सेंट्रल हैं डॉक्टर इमरान, उनसे जाके बात करेंगे। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। 30 करोड़ की डकैती में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से, सीसीटीवी फुटेज के हवाले से अभी डीआईजी वेस्ट जोन से हमने बात की थी। डॉक्टर इमरान से हम पूछते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि मुल्ज़म तो गिरफ़्तार कर लिया जो मोहम्मद अली उर्फ लंगड़ा, ये इससे बरामदगी कैसे हुई? इसने पूरा वारदात के बारे में डिस्क्लोज़ क्या किया? जी बिल्कुल, देखें, ये इस गैंग का या इस ग्रुप का इंतहाई अहम, बल्कि अगर हम कहें कि ये सरगना था जो कि कराची में ये मौजूद था और इसने पूरी प्लानिंग की थी। अराउंड 3 to 4 मंथ्स टाइम लगा के इसने ये टारगेट आइडेंटिफाई किया, रास्तों की रैकी की, गाड़ियाँ अरेंज की, जो दूसरी जगहों से मुल्ज़मान आए थे दीगर साथी, उनकी रिहाइश, उनको फैसिलिटेट करना। तो बेसिकली इसका लीडिंग रोल था। तो इसको, जैसे हमने प्रीवियसली मेंशन किया कि इसको सीसीटीवी टेक्निकल ग्राउंड इंफॉर्मेशन की बेस पे ट्रेस किया, इसको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट फेज़ थी गाड़ियों की रिकवरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनिशियल सीसीटीवी में तो एक गाड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन लेटर ऑन हमने मज़ीद वर्किंग की तो पता चला इसमें दूसरी गाड़ी भी है। तो दोनों गाड़ियाँ हमने बरामद की। इसके साथ साथ जो फिर छीनी हुई रकम थी उसकी बरामदी का मरहला था, उस पर हमने काम किया। उसके बारे में पता चला है कि रकम के बारे में बड़ी यानी कोशिश करना पड़ी पुलिस को, क्योंकि ये डिस्क्लोज़ ही नहीं कर पा रहा था। जी बिल्कुल, इसने बहुत ज़्यादा, उसमें कहते हैं ना कि पुलिस को घुमाया या स्टेटमेंट्स चेंज की, इंसिडेंट के हवाले से भी, दीगर मुल्ज़मान की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी, और इसी तरह से जो गाड़ियों के बारे में, केस प्रॉपर्टी के बारे में। तो पुलिस ने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं किया, अपने जो सोर्सेस कह लें या अपनी टेक्निकल और सीसीटीवी की जो एविडेंस था अनडिनाइबल, उसकी बेस पे बेसिकली वो जगह फाइंड आउट की जहाँ से केस प्रॉपर्टी रिकवर हुई। वो 2 फेजेस में हुई। पहले एक गाड़ी जो क्राइम में यूज़ हुई थी वो इसने जाके एक जगह पे खड़ी की हुई थी, उसको छुपाया हुआ था कपड़ा डाल के, वहाँ से गाड़ी रिकवर की, उस गाड़ी में से कुछ अमाउंट रिकवर हुई। इसी तरह से फिर इसने एक जगह रेंट पे ली हुई थी, वहाँ पे ये कुछ अरसे से रहाइश में सीट था, वहाँ से अपना नाम चेंज करके वो जगह ली हुई थी। आईडी कार्ड इसने कोई थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनवाया हुआ था किसी और के नाम से, और ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहाइश पजीर था। तो दूसरी फेज़ में वहाँ से जो मेजर थी, जो बल्क रिकवरी थी, फिर वो वहाँ से कि इसकी यहाँ पे मल्टीपल ठिकाने हैं। इसने अभी तक जो हमने डिस्कवर किया, इसने 3 शादियाँ की हुई हैं। पहली इसकी सेपरेशन हो चुकी हुई है, तो दूसरी 2 जो इसकी बीवियाँ हैं वो डिफरेंट एड्रेसेस पे रह रही हैं। तो इसने अपनी जो गाड़ी छुपाई हुई थी वो उन तीनों जगहों पे नहीं थी, वो एक और जगह फाइंड आउट करके इसके कोई रिश्तेदार, आगे उनके दोस्त थे, उनके भी घर के बाहर जाके गाड़ी खड़ी हुई थी। तो इसी वजह से हमने इस केस में इसके जो दीगर फैमिली मेम्बर हैं वो भी उसमें गिरफ्तार हुए। 2 इसकी बीवी है। उनका इसमें क्या किरदार था? 3 बीवियों का क्या किरदार था? क्या उनको इस वारदात के बारे में पता था? देखिए, जो फर्स्ट जो इसकी वाइफ थी उसके साथ उसकी सेपरेशन हो चुकी है, जो अभी तक इनमें इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी जो 2 इसकी वाइफ हैं, और जो हमारी ये फाइंडिंग्स हैं कि बिल्कुल उनको इसमें से उनको इस इंसिडेंट का भी पता था, इस वारदात का भी पता था, और एक ने तो उसमें फैसिलिटेट भी इसको किया उस गाड़ी को छुपाने में, उस छीनी हुई रकम को छुपाने के लिए। इसके साथ साथ हमने डिस्कवर किया कि इसके जो दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, इसकी वाइफ है, इसका हमजुल्फ है, वो इनको फैसिलिटेट भी करते हैं, और वो इसके अलावा इलीगल वेपन और नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी पुलिस ने इस्टेब्लिश की है। हम कह सकते हैं कि वेपन्स का धंधा, मनशियात का धंधा कराची में, क्या ये भी इसके साथ लिंक था? देखिए, इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमने जब उनको भी अरेस्ट किया, उनसे चीज़ें जो रिकवर हुई, बरामद हुई, वेपन भी रिकवर हुआ, नारकोटिक्स भी रिकवर हुई, तो इससे हमें ये पता चला कि ये इस फाइनेंशियल क्राइम के साथ साथ इनका दीगर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, जिसमें नारकोटिक्स भी है, जिसमें वेपन है, उसमें भी इसके दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी मुलव्वस हैं। चीज़ नाज़रीन ये पता लगी थी कि ये जो लूटी गई रकम थी उसने जब वो रखी थी या छुपाने की कोशिश की थी अपनी बीवी के राजदारी से, तो क्या कुछ पैसे उसकी बीवी ने भी मार लिए थे उसमें से? जी बिल्कुल, कुछ अमाउंट उसमें से बीवी लेकर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर ली थी। मे भी उसकी इंटेंशन हो कि उसको सिक्योर कर सके, क्योंकि वो जगह एक लोकेट हो गई हुई थी, एक घर पता चल गया हुआ था, तो उसको एप्रीहेंशन थी कि हो सकता है कि यहाँ पुलिस की रेड हो। तो कुछ अमाउंट उसने ले जा के वहाँ से दूसरी जगह जहाँ गाड़ी उन्होंने छुपाई हुई थी, गाड़ी बेसिकली उन्होंने अपनी जगह पे नहीं छुपाई थी, किसी गैर जगह पे जाके उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी, और उस गाड़ी में इन्होंने अमाउंट रख के एक पोर्शन तकरीबन 3 करोड़ के करीब वो उन्होंने बीवी ने वहाँ पे रखा हुआ था, ताकि वो किसी तरह से वो रिकवर ना हो सके।
ये तो पूरा एक तरह से वेस्ट जोन पुलिस या कराची सेंट्रल पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही। कितने लोगों का क्या किरदार था पुलिस के? देखिए, इस पे जैसे इंसिडेंट हुआ तो यकीनन एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चैलेंजिंग केस भी था। जो सीसीटीवी में शुरू में नज़र आ गया था कि जो एक वाजिद नामी जो मुलज़िम है, जो सिक्योरिटी कंपनी का अपना एम्प्लॉय है और वो चीफ़ क्रू है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट तो डायरेक्टली नज़र आ रही थी, लेकिन वो गायब हो गया, उसके बाद तो मिला नहीं। लेकिन जैसे हमने इस पे वर्किंग की, DIG वेस्ट जोन इरफान बुलेट साहब ने इस पर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे तमाम ऑफिसर जवान हैं जो कैपेबल और जो रेलिवेंट, उन पे ऑलमोस्ट कोई 40 हमारे ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स हमारे जवान हैं जिन्होंने इस पे काम किया, और उसके बाद जाके हम इस केस को ट्रेस करने में कामयाब हुए। अभी का बताइएगा कि केस अब किस स्टेज पे है? ये देखिए, अभी मेन एक्यूज जो अरेस्ट हो गया, एक बल्क ऑफ जो स्नैच प्रॉपर्टी है वो रिकवर होगी, दोनों गाड़ियाँ रिकवर हो गई, लेकिन जो दीगर मुलजमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो केस के इन्वेस्टिगेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम सारी कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस पे एक अच्छा केस ये तैयार हो ताकि इन मुलजमान को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तमाम वारदात का जो इतनी बड़ी स्टोरी बनाने का एक मकसद था, बताना था कि पुलिस बहुत सारे मामलात में बदनाम है। कराची पुलिस, सिंध पुलिस के हवाले से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं उस पे हूँ कि पुलिस के अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है। पुलिस को अगर कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाए, कुछ उनको ड्यूटीज़ लगा दी जाएँ, जैसा कि इस केस में हुआ, और अनट्रेसेबल था क्योंकि वो तो इलाका गैर चले गए, जो मरकज़ी मुल्ज़म था, और जो मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ वो कहीं करीब भी इस वारदात में नहीं था। तो इस तरीके से 40 लोगों की टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट से कैमरा की फुटेजेस हासिल करना, और मुल्ज़मान का उसमें सिर्फ एक गाड़ी का जो निशान था वो मिला, उसके बाद उस घर तक पहुंचना, मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना, पूरी टीम को गिरफ़्तार करना, और उसके जो रिकवरी थी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो 20 करोड़ रुपए जो रिकवर करना, मैं समझता हूँ कि मामूली बात नहीं थी, जिसके लिए पुलिस अफसरान ने पजीराई भी की है, उन अफसरान की उनको इनाम कराम भी दिया है। तो एक पुलिस, सिंध पुलिस, कराची पुलिस, अगर इनको वो सोर्सेज दे दिए जाएं, वसाइल दे दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में इस तरह के और वारदातें होने से रोकी जा सकती हैं, और अगर हो जाती हैं तो उनका सुराग लगाना आसान होता है। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे कि ऐसे अंधे कत्ल की जिसमें मामू को भांजा कत्ल कर देता है। यही नहीं बल्कि कत्ल करने के बाद लाश जो है वो खेतों में फेंक देता है। 10-11 दिन तक यही रहता है कि कत्ल किसने किया। अब्दुल रहमान जो हैं वो दुबई में मुलाजमत करते थे, अपने घर आए हुए थे छुट्टियां गुजारने के लिए। ताहम जो भांजा है फैसल, जिसने कत्ल किया है, उसने अपने मामू को कत्ल करने के लिए प्लान बना रखा था, जिसकी वजह मामी थी, मामी से उसके ताल्लुकात थे, और यही कहा जा रहा है कि मुमानी से के ताल्लुकात की वजह से उसने अपने मामू का कत्ल किया। फैसल की अगर हम बात करें तो फैसल की उम्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो 21 साल का था, और उसने अपने दोस्त यूसुफ के साथ मिलकर बाकायदा प्लानिंग की, जिसके बाद उसने अपने मामू का कत्ल किया और लाश जो है वो खेतों में छुपा दी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती रही, और 10 दिन तक अपनी कोशिश और मुख्तलिफ तहकीकात तफ्तीश के बाद उनको ये अंधे कत्ल का सुराग मिला, जिसमें साबित हो गया कि भांजे ने अपने मामू का कत्ल किया है। यूँ इसको हल कर लिया गया। अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की, तो अब्दुल रहमान के 4 बच्चे हैं, और उसने जो उसकी बेगम है उसके बारे में पुलिस का यही कहना है कि जो भी डाटा उनके पास आया है, ताहम उसमें ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई कि उसका उस भांजे के साथ कोई ताल्लुक़ था। ताहम यही बताया जा रहा है कि भांजे ने अपने मामू का कत्ल मुमानी से ताल्लुकात होने की वजह से किया है। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो माशरे में इस तरह की केसेस में की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिससे बेराह रवी बढ़ रही है। अब लोग जो हैं अगर वो अपने अंदर ये जो ख़ानदानी जो मुश्तरका निज़ाम है उसमें एक दूसरे के साथ, पख्तून कल्चर में, पख्तून माशरे में एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, ताहम इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पख्तून माशरे को भी मनफी तौर पर साबित कर रहे हैं या उसको मनफी तौर पर दिखा रहे हैं, जिसके कले कमे के लिए, जिसके कले कमे के लिए लोगों को अपने अंदर ख़ुद आगाही होनी चाहिए, ताकि वो बता सकें कि पख्तून माशरे में औरत का अपना एक मकाम भी है, इज़्ज़त भी है, मामी है, चाची है, और जो भी इस तरह के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला मकाम रखते हैं। ताहम फैसल अपने मामू को सिर्फ़ और सिर्फ मुमानी की वजह से कत्ल कर देता है, क्योंकि उसके मुमानी के साथ ताल्लुकात थे। जी, हम बात करेंगे पुलिस से, और जो मुद्दई हैं जिनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है उनसे भी बात करेंगे कि असल वाक़या है क्या।
मकतूल अब्दुल रहमान दुबई में मुलाजमत करता था। अपने बच्चों और अपनी फैमिली से मिलने के लिए वो पाकिस्तान आया था। 4 तारीख को उसने वापस जाना था, तहम यहाँ पर मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके अपने ही भांजे ने उसको कत्ल कर डाला और कई रोज़ तक तो ये सुराग भी न मिल सका कि उसे कत्ल किसने किया, किसने उसकी लाश खेतों में फेंकी है। इस वक्त अब्दुल रहमान के भाई फजलुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनके भाई का कत्ल किया गया है। बात करेंगे फजलुर रहमान से, उनसे पूछेंगे कि असल वाक़या क्या है, उन्हें कैसे पता चला कि अब्दुल रहमान को कत्ल किया गया। ये बताएंगे कि कैसे आपको कैसे इत्तला आई और अब्दुल रहमान के बारे में ज़रा तफसील बताइएगा। ओके, मैं इस टाइम फकीर कली में था। मेरे से कॉल आया तुम्हारा भाई गोली में मर गया। मैं उधर मौके में गया, वो शहीद हो गया। फिर पुलिस आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर पुलिस ने लिख गया वो मेरा बहन का बच्चा था, वो इसी टाइम भी था, 2 दिन पहले भी था। फिर पुलिस ने लिख गया सब कुछ, उसने बताया ये फैसला का फैसल नाम थे उसका, इसका पैसा उसका पास था, पैसा का वजह से उसका मर गया। वो बोले 4 तारीख को वो जाना भी था, वो बोला मर जाएगा तो कोई किसी का पता नहीं चला। आजकल तो माशाल्लाह पुलिस भी बेल एक्टिव है, पेशावर पुलिस, मथुरा पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार है। उसने बहुत अच्छा मुस्लिम पकड़ लिया, सब कुछ बताया। अभी ये बात है उसका 4 बच्ची भी है, माँ भी मेरा बहुत परेशान है, सब कुछ हमारा बहुत ख़राब है। वो इसका उम्र भी 30-32 साल था। बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ, बहुत जुल्म हो गया। अब्दुल रहमान की जब आपको कत्ल की इत्तला मिली तो क्या लाश के बारे में सुना जा रहा है कि वो खेतों में फेंकी गई थी, ज़रा तफसील बताएं। हमने दोस्त ने कॉल किया तुम्हारा भाई पाँव में लग गया, थोड़ा ज़ख्मी है, तुम आ जाओ हॉस्पिटल में लिखी गया। हम लोग 3 आदमी गया, जल्दी गया, हम लोग उधर गया, वो इसी टाइम शहीद हो गया। फिर ने पुलिस ने कॉल किया, पुलिस आया, फिर 10:30 बजे हॉस्पिटल में लिखी गया, इसी टाइम वो मर गया। वो 10-12 गोली लग गया और वो इसी टाइम वो मर गया। ये बताएं, अब्दुल रहमान की किसी से दुश्मनी थी या जो फैसल है, जो भांजा है, उसके साथ कोई तू तकरार हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी, वजह क्या बनी कत्ल की? इसका वजह कोई नहीं, इसका साथ किसी के साथ भी दुश्मनी था। वो बहुत अच्छा आदमी था, उसका दोस्त भी ज़्यादा थे नहीं, सब कुछ बच को साथ था, तो उसका लेन देन था। वो फैसल का उसका साथ पैसा का मामला था। वो बोला पैसा हम रखेगा हमारे अकाउंट में, बाद में ये मर गया, वो बोला पैसा हमारा हो जाएगा, पैसा का मसला था। ये किसी का साथ उसका दुश्मनी किसी का साथ भी नहीं था। अब्दुल रहमान के बच्चे कितने हैं और कितनी कितनी उम्र के हैं? इसका बच्चा 4 बच्चा है, एक 8 साल का है, 2 5 साल का है, एक 2 साल का, एक 4 साल का, एक बेटी है, 3 लड़का है। अच्छा, अभी तो जो जिसने कत्ल किया है वो भी आपके अपने ख़ानदान का ही है, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आपको इंसाफ की तलब है या नहीं, माफ़ कर देंगे? आमतौर पे यही होता है कि एक ही ख़ानदान के जब 2 लोग होते हैं तो वो ख़ानदानी दुश्मनी को आगे ना बढ़ने देने के लिए फिर माफ़ कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, माफ़ी किसी का ज़रिए का माफ़ नहीं है। वो ख़ानदान वाला भी सब कुछ बोलता है ये ख़त्म करेगा, ये नासुर है, अभी ये किया कल दूसरा करेगा, फिर क्या करेगा? किसी वो आदमी सब मशरान बोलता है, इसका कभी माफ़ी नहीं हो जाएगा, ये ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। और पुलिस से हम बहुत खुश है, इसको बहुत जल्दी पकड़ लिया, सब कुछ हमको आगे भी इंशाल्लाह इंतज़ार है, हमको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब्दुल रहमान ने कभी जिक्र किया कि उसका कोई मसला बन रहा है भांजे के साथ, फैसल के साथ? कभी नहीं किया, कभी इसी वो दिन भी उसका लिखी गया, उसके लिए कपड़े लिखी गया, अपना लिए लिखी गया, सब कुछ शॉपिंग मॉपिंग किया, कभी उसका मुंह से नहीं निकल गया इसका साथ मामला मिला, इसका साथ, ये कभी वो नहीं बताया हम लोग का। इसका साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन तक किधर जाता था, दोनों जाता था, इसलिए किस की हम लोग को नहीं बताया हमारा इसका साथ है, इसका साथ दुश्मनी किसी को नहीं बताया, बहुत अच्छा ताल्लुक था। ये बताएं, फैसल की माँ तो आपकी बहन है ना, तो वो क्या कहती है इस बारे में? वो भी बोलता है उसका ज़रूर सज़ा मिलेगा, वो कुछ क्यों किया ऐसा, वो भी ये रोता है, वो बोलता है ये क्यों किया ऐसा। वो बहुत अच्छा आदमी था, सब खानदान वाला को पूछेगा, वो बहुत अच्छा आदमी था, किसी का साथ उसका कोई ज़्यादती मारती नहीं था। और फैसल की उम्र कितनी है? इसका उम्र मेरे ख्याल में 20-21 होगा, 22। और ये करता क्या था काम? ये सब एजुकेशन पढ़ाता था। हाँ जी, हाँ, पढ़ा लिखा था इसका मतलब? पढ़ा लिखा था, उसका तालीम करता था, इसलिए ये किया, और कुछ नहीं था, बस ये मसला था। उसका साथ 2-3 आदमी और भी था, ये अकेले नहीं कर सकता है, 2 पकड़ता है, एक बाहर है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा इंशाल्लाह। भाई मारा जाता है वो भी अपने बेटे के हाथों। अब वही माँ जो एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ माँ, तो इस पर फैसला कि आया किसका साथ दिया जाए। फजल जो कि भांजे, उसका भी भांजा है, उसकी माँ का कहना है, फैसल की माँ का कहना है कि उसके बेटे ने उनके भाई को कत्ल करके अच्छा नहीं किया, इसलिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको कत्ल किए जाने की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। खून सफ़ेद हो जाता है, मामू भांजे के हाथों कत्ल हो जाता है।
पुलिस ने इस वक्त तक क्या कार्रवाई की, हम बात करेंगे एसपी वर्सक डिवीज़न अरशद खान साहब से और मालूम करेंगे क्या आया मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं या नहीं और वाक़या असल में था क्या। तो ये बताइएगा कि वाक़या असल में क्या था। ये 27 जून 2026 का वक़ुआ है। रात को हमें इत्तला मिली कि एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। तो हमारे पुलिस टीम डीएसपी साहब और एसएचओ साहब जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक लाश पड़ी हुई थी जिसको 8-10 गोलियाँ मार के क़त्ल किया गया था। क़त्ल के बाद चूँकि पहला जो जहन में तस्वुर आता है वो ये था कि शायद ये कोई स्नैचिंग था और उसका मोबाइल लेके चले गए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने तफ्तीश की नज़र से देखा तो पता चला कि ये कोई स्नैचिंग का वक़ुआ नहीं था, बल्कि एक बाकायदा प्लानिंग के साथ मर्डर का वक़ुआ था। वक़ुआ चूँकि अनट्रेस केस था, तो इस पे हमने हमारी तफ्तीशी टीम ने और हमारे जो सब डिवीज़न के पुलिस अफसरान हैं उन्होंने काम शुरू किया और बेहतरीन अंदाज से उन्होंने टेक्निकली इस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाया। और आखिर में जो मेन मुल्ज़िमान थे फैसल और उसके साथ जो सहूलतकार है उन तक हम पहुँचे, उनको हमने इंटरोगेट किया और वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई कि किस वजह से, यानी कि अब्दुर्रहमान जो कत्ल हुआ है उसकी बीवी के साथ उसके अपने भांजे फैसल के ताल्लुकात थे। सर, इसे अंधा कत्ल करार दिया जा रहा था, कितने दिन लगे आपको इसमें और तरीका क्या अख्तियार किया गया जिससे पता चला कि कातिल जो है उनके अपने घर में ही अपना रिश्तेदार है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 9-10 दिन लगे हमें और 9-10 दिन से पहले हमें कंफर्म हो गया था, लेकिन फिर वो मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना, उनसे रिकवरी करना और वो सारी चीज़ें पिछले दिन हमने कर लिए। तो अपने घर के अंदर यानी कि अपना मामू और उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात बनाना, फिर उसको कत्ल करना अपने मामू को, तो ये एक ऐसी चीज़ है लोगों को शक नहीं होता हमारे माशरे में कि कोई इस तरह भी गिर सकता है और इस तरह की हरकत कर सकता है। सर, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो क्या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसको अंधा कत्ल ख़ास तौर पे करार दिया जाता है, तो किस हद तक वो आपके लिए अच्छे होते हैं, कितने मददगार होते हैं इस तरह के केसेस ट्रेस करने में? बहुत सारी चीज़ें इस तरह है, जिस तरह अभी ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तो ये सिटी में फ़खराबाद डिवीज़न और कैंट एरिया में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा करामत है और बहुत सारे केसेस ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन चूँकि हमारा जो इलाका है मतरा या रेगी नसरबाग, ये जो इलाका है यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चूँकि यहाँ पे है नहीं, एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे बेहतरीन पुलिसिंग जो है, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव अगर किसी की एक्सपर्टीज़ है तो उस चीज़ को ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और जो तकरीबन 3 हमारे जो अनट्रेस केसेस थे पिछले महीने के, तीनों हमने ट्रेस कर लिए। सर, मकतूल अब्दुर्रहमान दुबई से आया हुआ था, तो कितने अरसे से पाकिस्तान में था और उसने सुना है वापस जाना था, थोड़ा तफसील बताइएगा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें क्या सामने आया? बिल्कुल, अब्दुर्रहमान छुट्टी पे आया हुआ था और कत्ल के दिन जिस दिन वो कत्ल हुआ था तो उससे अगले कुछ दिनों में वो वापस जाने वाला था। तो मुल्ज़िम ने शायद यही सोचा है कि जाने से पहले उसका ये किस्सा तमाम हो जाए और अगली दफ़ा जब ये आए तो उससे पहले ये कहानी ख़त्म हो जाए, ताकि बीच में जो एक रुकावट थी, क्योंकि ये उसका शौहर था जो इसकी मामानी थी, तो सामने से हटाने के लिए उसने बाकायदा प्लानिंग की है। प्लानिंग के साथ यूसुफ भी उसके साथ शामिल था, उसने पिस्तौल भी फराहम किया और मोटरसाइकिल पे उसको फिर वहाँ पे लेके गया है जहाँ पे अब्दुर्रहमान वेट कर रहा था, और वहाँ से जब निकले तो रास्ते में उसने फ़ायर करके कत्ल किए। सर, ये बताइएगा कि मोमानी का इसमें क्या किरदार था, क्या है वो भी इसमें मिली हुई थी, आपस में इनकी कोई सहूलतकारी उसने की है, क्या हुआ था कि वो बाहर निकला है, क्या उसने कोई मुखबरी की है कि वो बाहर निकल रहा है? नहीं, ये तो चूँकि उनके अपने घर का बंदा था तो सारी चीज़ों का, मूवमेंट का, सब चीज़ों का उसको ख़ुद पता था फैसल को, और ममानी के सिर्फ उसके साथ ताल्लुकात थे। इसके अलावा इस केस के साथ, उसके मर्डर के साथ उसके कोई ताल्लुकात, उसके कोई लिंक्स नहीं बनते या कोई उसका किरदार नहीं है इसमें। सर, कैसे कह सकते हैं कि मोमानी के साथ उसके ताल्लुकात थे? कोई आपके पास इस तरह के क्लूज़ हैं, कुछ शवाहिद हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ तक पहुँचे तो टेक्निकली जो हमारे पास चीज़ें थी तो वो सारी चीज़ों पे हमने काम किया है, फिर मुल्ज़िमान तक हम पहुँचे और ये वही चीज़ें थी जिसकी वजह से ये केस जो है ये ट्रेस हो गया, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए।
सर आमतौर पे ख़वातीन के मामले में पख्तून माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों को माइंड भी किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इसको कवर रखा जाए, और यही ऐसा हो रहा है कि मुद्दई जो हैं फजलुर रहमान, उन्होंने जो अपनी FIR दर्ज कराई है उसमें अभी हमारी बात भी है, तो उनका ये कहना है कि ये कोई पैसे का लेन देन था। ऐसी कोई बात है? देखिए, बहुत सारी बातें इस तरह होती है, चूँकि मुआशरा इस तरह है, तो जिस तरह आपने फरमाया ये लोग उसको कवर देते हैं और खुल के बयान नहीं करते, लेकिन जो चूँकि हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, तो अगर हम तफ्तीश में मिसल पे कुछ और लिखते हैं और यहाँ पे कुछ और बयान करेंगे तो वो उसमें कंट्राडिक्शन आ जाता है, तो हम वो चीज़ें ना छुपा सकते हैं और ना उसको कोई दूसरा रुख दे सकते हैं। तो जो हकीकत थी वो हमने बता दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अभी तक शायद हमारे इल्म में ना हो या हम तक ना पहुंची हो। वो सारी चीज़ें भी वक्त के साथ साथ आगे चलते हुए वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाएगी। ये बताइए कि मुलजिम ने कन्फेशन किया? जी बिल्कुल, मुलजिम के कन्फेशन उसके इक़बाल जुर्म के बाद जो मोबाइल था अब्दुर्रहमान का, वो केतों में उसने छुपाया था, वो हमने रिकवर कर लिए। उसके कन्फेशन के बाद ही हम उसको लेके गए और वो पिस्तौल, वो मोटरसाइकिल, वो सारी चीज़ें हमने रिकवर कर ली। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने 21 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद फ़ाहिर अमाज को 3.5 साल की सज़ा सुना दी गई है। फ़ाहिर अमाज पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले उन्होंने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर, उस वक़्त वहाँ पर एक मेल और एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर पर वालिहाना तशद्दुद किया जब वो उनकी वालदा पाकिस्तान से वो वापस आ रही थी। जो अम्माज और उनके भाई अमाद हैं, वो दोनों एयरपोर्ट पर आए और वहाँ पर एक अरब जो एक नेशनल था, उनकी माँ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सफ़र के दौरान उसने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ रेसिस्ट रिमार्क्स किए और ये कि उनको हरास किया। जो परवाज़ थी आ रही थी एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर, इस पर जो वहाँ का स्टारबक्स कैफ़े है इनसाइड द एयरपोर्ट, वहाँ पर जब वालदा ने आइडेंटिफाई किया उस अरब शख्स को, तो अम्माज हैं उन्होंने उस पर हमला किया और उसके बाद वहाँ पर उसको जो अलेजिडली उसको असॉल्ट किया। उनका ये मौक़िफ़ था कि जो अरब शख्स था उसने पहले उनको गालियाँ दी, पहले उनकी वालदा को गालियाँ दी, फिर एयरपोर्ट पर उनके साथ रूडली बात की, जिसके बाद उन्होंने उसको हेडबट किया, यानी उसको वहाँ पर जो अम्माज है उसने उसको सर मारा। इस पर पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस आई और जो टिकट से पार्किंग से वो निकल रहे थे, तो पुलिस ने दोनों भाइयों और उनकी वालदा को रोका, जिस पर उन्होंने रेजिस्ट किया पुलिस की अरेस्ट और वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई। और उसकी जो वीडियोज़ रिलीज़ हुई, सबसे पहले वो वीडियो सामने आई थी जिसमें ये देखा जा रहा था कि जो पुलिस है वो बहुत बुरी तरह से तशद्दुद कर रही है दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों पर, जब उनकी वालदा भी वहाँ पर मौजूद है और उनको बुरी तरह से मारा जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस ने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें ये देखा गया कि जो दोनों भाई हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर भी तशद्दुद किया और जो पुलिस के एटलीस्ट 2 एहलकार थे उनको बुरी तरह ज़ख्मी भी किया। ख़ास तौर पर एक फ़ीमेल ऑफिसर थी जिनको जो हेडबट किया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पर जो ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद जो पहला ट्रायल था उसमें तो जो दोनों भाई थे वो एक चार्ज के ऊपर एक्विट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो रीट्रायल हुआ, रीट्रायल में ये साबित हुआ कि जो अम्माद था उसने जो वायलेंस है उसमें सेल्फ डिफेंस से बढ़कर उसने एक्चुअल वायलेंस भी किया, जिस पर जो मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट है उसमें उनको अब 3.5 साल की सज़ा सुना दी गई। उनके जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ये ऐलान किया कि उनके जो दूसरा भाई है उसको भी एक काउंट के ऊपर उसका रीट्रायल होगा। जो पुलिस है, जो पुलिस ऑफिसर्स ने जो तशद्दुद किया उस पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ऑलरेडी कह चुकी है कि वो उनको चार्ज नहीं करेगी। जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने भी तशद्दुद में हिस्सा लिया और उनको भी चार्ज होना चाहिए। और एक पुलिस ऑफिसर के बारे में कहा जाता है कि वो जो मिसकंडक्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन अब जो फ़ाहिर अमाज है उसको सज़ा हो गई है और 3.5 साल उनको अब जो जेल में गुजारना पड़ेगा। उनकी जो सेंटेंसिंग है वो तकरीबन 1 साल पहले हो गई थी, लेकिन एक दूसरे ट्रायल की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। जब ये केस सामने आया था तो पूरे यूके और यूरोप में ये कई दिनों तक ये हेडलाइंस चलती रही कि जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक्चुअली हुआ क्या था। वहाँ जो मुकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था और उनकी वालदा ने मीडिया को बताया था कि वो
पाकिस्तान के एक शहर में अपना जो फैमिली के साथ 1 महीना गुजार कर आ रही थी और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उनके बेटों ने रिएक्ट किया। लेकिन अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने वालदा के एक बेटे को अब सज़ा सुना दी है, जिस पे जो उनके ऊपर ये साबित हुआ है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस से बढ़कर उन्होंने पुलिस के ऊपर एक्चुअली जो तशद्दुद भी किया था। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए पाकपतन से मैं हूं मुराद खान आसिम। आज हम जिक्र करेंगे कि ऐसे धोखाबाज गिरोह का जिसका एक मरकजी मुलज़म पुलिस ने अदालत आलिया से जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह बताई जाती हैं कि यह गिरोह एक फैक्ट्री ठेके पर लेता था और मंडियों से अजनास खरीद कर रकम की अदायगी चेक की सूरत में करता और करोड़ों का फ्रॉड करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। कहा जाता है कि इस ग्रुप फ्रॉड का सिलसिला पंजाब भर की मंडियों में फैला हुआ था। पाकपतन की गला मंडी में इस गिरोह ने 15 दिन के अंदर 14 करोड़ की अजरास खरीद की और रफू चक्कर हो गया। रकम न मिलने पर गला मंडी में एहतजाज भी किया गया। मुलज़म अली अकबर ने 7 करोड़ का चेक दिया जो बाउंस हो गया, जिस पर पुलिस को इतला दी गई तो थाना श्रीनगर ने DPO की हदायत पर 15 मई को बोगस चेक देने और धोखाधड़ी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश का अमल जारी रहा। मुलज़म अली अकबर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर फरार होने की कोशिश करने लगा, ताहम उसे उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गला मंडी में। आइए इस वारदात के बारे में मज़ीद तफसीलात मुद्दई मुकदमा और रफ़ाकत अली से मालूम करते हैं। गला मंडी पाकपतन में एक फ्रॉडिया शख्स ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में जब लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी जमानत मंसूख की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला क्या है, हम मुद्दई मुकदमा से पूछते हैं और रफ़ाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गला मंडी के सदर भी हैं, इनसे पूछते हैं ये मामला क्या था, कैसे फ्रॉड हुआ, तफसील बताइए क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील ये है कि हमारे गला मंडी में एक इंतजार से फ्रॉडिया जिसकी सियासतदान पनाह दे रहे हैं, वो आए, उन्होंने दुकान बनाई इधर तो गला मंडी में, उसने 14 करोड़ किया, 14 करोड़ का फ्रॉड किया। 15 दिन में 14 करोड़ का फ्रॉड किया। 6 करोड़ 7 करोड़ का बेटे ने चेक दिया जो कि बाउंस हो गया और 7 करोड़ का उसके वालिद ने रहमत गिल ने चेक दिया, वो भी 6ठे महीने का वो भी बाउंस हो गया। पेमेंट नहीं मिलने पर हमने एहतजाज किया, हम DPO को पास गए, उन्होंने पर्चा कर दिया, उनकी मेहरबानी है। और उसने ना कि गला मंडी पाकपतन में फ्रॉड किया है, पूरे पंजाब में 50 करोड़ की फिक्र आई है। कल 50 करोड़ का फ्रॉड किया है। बिहाड़ी या पूरे वाला रहीम यार खान भावलपुर, ये उन्होंने फ्रॉड किया है। वो फ्रॉड करके अपने मिल लगाना चाहता है। हम इंतजाम में से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे फ्रॉडियों की मिल और उनकी नाकामी करे और मुतासिरीन को पैसे लेके दे। अच्छा वैसे ये बताएं कि ये फ्रॉड कैसे करता है, फ्रॉड कैसे करता है? ये फ्रॉड करता है, ये ज़रिया अदनास लेता है गला मंडी में और उन्हें मिल वगैरह कोई ठेके पे लेता है, वहाँ पर जनेस रखता है और वह मिल वहाँ पर बेच कर फ्रॉड होता है। अच्छा ठेके पे लेता है, ठेके लेता है, फैक्ट्री वगैरह ठेके लेता है ठेके पे और उसे जने से लेता है। आरती को इतबार चलाता है, भी मेरे मिल है, वो मिल में जाकर वो निकालता नहीं है, वो बेच देता है। वो शो मिनट के लिए बनाई हुई है, शो मिनट के लिए बनाई, बिल्कुल को फ्रॉड करने के लिए शो मिनट की बनाई है। हमारी मिल है, फलानी राइस मिल पहले, तो बाद में जनाब वो शो करा के बंदे मुतमिन हो जाते हैं, एतमाद में आ जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जब जिन्स दे देते हैं बंदे आरती या अपना जो जिम्मेदार दोस्त है, तो जिन्स देते हैं, बाद में जो उसको चेक देते हैं बॉस, बाद में वो पास नहीं होता है। तो ये कितना अर्सा गला मंडी में रहा है बंदा? ये तकरीबन 1-2 महीने, तकरीबन 2-3 माह रहा है मैंने। ये फ्रॉड करने के लिए से ये बगैर तो फ्रॉड करने के लिए से, ये तनिस्ता फ्रॉड करने के लिए मतलब ये पूरा ग्रुप है कोई? ये पूरा ग्रुप है, 6-7 में इसके साथ अब्दुल्ला शेख भी मिला हुआ है। वो फ्रंट पे वो था, वो पहले भी काम करता रहा, उसने फ्रॉड किया। मास्टरमाइंड वही है और उधर जो करा में भी उसने फ्रॉड किया। हमारे कुछ दोस्त मानने रोका भी था, उनका झंडा भी फिरा था, लेकिन कुछ दोस्त को नहीं पता था कि उसके जद में आ गए। मैं बीमार हो गया, जो उसे मैं बीमारी की वजह से बीमार हो गया, वो जद में आ गया उसके। इसे इधर से फ्रॉड करके भावलपुर चले गए, उसे मिली किराए पे मिलने के उधर गंदम खरीदी, उसे फ्रॉड करके आप पाके ये फ्रॉड करके 45-40 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और इधर है अपने रकबे में ये फील्ड में लगा रहा है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ गला मंडी में। यहाँ पे एक फ्रॉडिया ग्रोह ने 14 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और रकम लेके निकल गया। इस हवाले से हम तफसीलात मालूम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी लियाकत जो नायब सदर है, अंजुमन आड़तियों के नायब सदर हैं। इनसे पूछते हैं ये वाक़या क्या था और इसकी तफसीलात क्या है। जी सर, सब बताइएगा ये तफसीलात क्या है। खान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए। असल में मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, ये फ्रॉड 14 करोड़ का नहीं है। गला मंडी में 14 करोड़ का फ्रॉड सिर्फ राउर फाकत अली खान के साथ हुआ है। उसके अलावा 106 लोग और हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी हमारी गला मंडी के हैं। तकरीबन 35 करोड़ का टोटल फ्रॉड बनता है। राउर फाकत अली खान को पंचायती तौर पर उन्होंने जनरल चेक दिए हैं। बाकी जो 106 लोग हैं उनको 2 नंबर चेक दिए हैं। वो मुंशी के नाम पे अकाउंट खुला है, रहमत कमीशन साहब का टाइटल है, प्रोपराइटर अली अकबर के साइन है और बैंक में ID कार्ड लगा हुआ है उनके मुंशी तनवीर फैज़ का। ये 35 करोड़ का फ्रॉड है। हाई कोर्ट से हमारा एक मुल्ज़म 14 करोड़ वाले केस में जो 7 करोड़ का FIR हुई थी उसमें गिरफ्तार किया है। वो कल जुडिशल हो गया। 7 करोड़ का इसके वालिद का चेक है रहमत अली का। ये अली अकबर गिरफ्तार हुआ है। ये 3-4 लोग हैं जिनका एक ग्रुप है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसे फ्रॉड करते हैं। वो हमारा अंडर प्रोसेस है चेक। हमारी DPO साहब से गुजारिश है कि वो हमारे चेक की भी FIR दें और इस मुल्ज़म को कैफे करदार तक पहुँचाएं। वो लैद हैं जी, वो 106 आदमी लैद हैं, उनके अलहदा चेक पड़े हैं हमारे पास। वो भी मेमो लगवा रहे हैं। अब हमें देख के ना, हमने पहले उनको कहा था कि अपनी पैरवी कर लो, लेकिन वो गरीब लोग नहीं कर सके। अब अंजुमन आड़तियों उनके साथ खड़ी है कि उनकी पैरवी भी हम करेंगे।